बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदेद कहेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज अवाम से बातचीत की, मगर जो उन्हें घर भिजवाने के बड़े ख्वाहिशमंद जमातों के लोग हैं, उन्होंने उनको वाज़ेह जवाब दे दिया कि अगर मैं हुकूमत से निकल गया तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। मगर साथ ही शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो एक शिकवा आता है अपोजिशन की तरफ से कि शहबाज शरीफ से बात नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, तो उन्होंने कह दिया कि जो कौम का मुजरिम है मैं उससे हाथ नहीं मिलाऊंगा। इस पर अपोजिशन का क्या रिएक्शन आया ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की हालिया लहर के पेश नज़र मुल्क भर में इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। एक तरफ तो वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ये फरमा रहे हैं कि चूंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई है जिसका थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ा सा असर पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र आ रहा है। मगर इसके साथ साथ जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से मज़ीद और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कार फरमाया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह बन रहे हैं। यमन के अंदर एक हिरासती मरकज़ है जहाँ पर हमला हुआ है, 70 से ज़ायद जाने जो हैं वो चली गई, 70 से ज़ायद हलाकतें हो गई हैं, मुताद्दिद इसमें शदीद ज़ख्मी हैं। मगर आलमी दुनिया क्यों खामोश है, इसका जवाब भी हम हारून साहब से लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मुझे ये जवाब देना आप, इमरान खान साहब ने कहा है मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, मगर मरियम साहबा कह रही है ना 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 ये गीदर भपकी हैं, कुछ नहीं है। और सबसे पहले आपने कहा आप पहले ये मुझे जवाब दें। हाँ। तो मैंने तो नहीं कहा। आप इमरान खान साहब को अच्छे से जानते तो फिर मैं आपसे सवाल करूँगी। देखिए, गुजारे ये है कि ये तो मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई वो निकाला नहीं जा सकता इस तरह, और निकाला गया तो वो ख़तरनाक होगा, इसलिए कि एजिटेशन के लिए तो ज़बरदस्त टेम्परामेंट रखता है, फास्ट बॉलर का टेम्परामेंट है, शुबा ही नहीं है, और ज़िद्दी आदमी है। आप उसको पुरज़म कह लें, ज़िद्दी कह लें, जिस बात पे वो डट जाए वो डट जाए। तो ये तो एक बिल्कुल बचगाना बात है। हर रोज़ कम अज़ कम एक अखबार नवीस उसे ज़रूर बरतरफ करता है। वैसे 5-6 हैं, तो उनमें से मैं जब सोशल मीडिया देखता हूँ तो एक ज़रूर टर्मिनेशन लेटर पे साइन कर चुका होता है। ज़ोर लगा रहे हैं, अखबार नवीस सबसे ज़्यादा ज़ोर लगा रहे हैं। भाई शायद खाकान अब्बासी कहता है कि नंबर पूरे नहीं हैं। अपना मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट हाथ उठा ले तो फिर हो सकता है, मतलब हाथ उठाया नहीं है। तारीख कहती है कि कभी किसी सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, कभी किसी सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। असम्बलियाँ टूटना और बात है, कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मलूज़ रख के ये बात करना कि अपना वो जारी है हुकूमत, बस अक्टूबर में चले, ये ठीक है कि बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में बहुत धचका लग सकता है, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई इशारे नहीं, मतलब मुतबादल इंतज़ाम करना होता ना। मैंने नून लीग के एक बड़े सीनियर और सब बहुत बाखबर लीडर से पूछा, उसने कहा भाई हमारी लीडरशिप GHQ के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती है। अब बताइए, मतलब मैंने उनसे इजाज़त ली होती तो मैं उनका नाम भी ले देता, मैंने इजाज़त ली नहीं, और मैंने इसीलिए खामोश रहा कि वो ज़ाहिर है वो कहता है कि नहीं भाई ये मेरी आपकी ज़ाती गुफ्तगू हो रही है, कहीं कोई आसार नहीं है। अब देखिए कि फ़र्ज़ कीजिए मेरा अंदाज़ा गलत है, अंदाज़े है ना, हमारे पास कोई ये थोड़ी है कि वहाँ GHQ में जो मीटिंगें होती हैं या ISI में होती हैं या अपोजिशन की जो मीटिंगें होती हैं या इमरान खान साहब के अपने किचन कैबिनेट से जो मीटिंगें होती हैं उसकी तफसील थोड़ी हमें पता होती है। देखो छिन छिन के थोड़ी थोड़ी इत्तलात आती हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने 20 दफ़ा कहा है कि भाई वो उसको अगर निकाल दें वो बड़ा खतरनाक, वो तो बहुत खतरनाक होगा। वो इसलिए कि उसके वर्कर तो उसके साथ है ना, वर्कर ही जाते हैं जलसों में, वोटर नहीं जाते, ठीक है। तो वर्कर तो 50,000 उसके तो जमा हो जाएंगे और वो लगेगा 5 लाख का जलसा है, अपोजिशन तो नहीं कर सकी। हाँ। अच्छा, अब आप दूसरे फैक्टर्स देखने से पहले ये कि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मौजज़ाना तौर पे खुद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, फ़र्ज़ कीजिए, बड़ा मुश्किल है। नहीं मुश्किल है, मैं तो मफरूज़े की बात कर रहा हूँ ना। मफरूज़ा कायम किया जाता है बाज़ औक़ात किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मफरूज़ों पे बहस नहीं की जाती पॉलिटिक्स में, लेकिन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मफरूज़ा कायम किया जा सकता है, हाइपोथेसिस। मरियम बन जाती हैं, फ़र्ज़ कीजिए अदालत उनकी रिलीफ उन्हें दे देती है, शहबाज शरीफ बन जाते हैं, ठीक है,
1 साल नहीं गुजरेगा कि अनपॉपुलर हो जाएंगे। पहले तो साल 1.5 साल लोग जो हैं मौका तो देते हैं, अनपॉपुलर हो जाएंगे। हालात क्या हैं? कोरोना, ठीक है, बजट खसारा, दरामदात ज़्यादा बरामदात कम है, ठीक है। हमेशा से हमारी इकोनॉमी ये रही है। प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था, 5 रुपए का डॉलर था भुट्टो साहब के दौर में, नहीं शुरू में, फिर 10 रुपए का हो गया, फिर 10 रुपए पे रहा, ठीक है। उसको क्या रोते हैं जी? मुशर्रफ के ज़माने में 60 रुपए पे रहा मुद्दत, तो 5-6 साल रहा, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि 50-60 बिलियन डॉलर, 50-60 बिलियन, यू इमेजिन, ज़ाय किए डॉलर की कीमत बरकरार रखने के लिए। एक हद तक तो किया जा सकता है बाद औक़ात वक्ती तौर पर दबाव रखने के लिए। हुकूमत का एक ही रोल होता है इकानमी में कि वो प्रेशर बरकरार रखे कि महंगाई ना बढ़े, ज़्यादती ना हो। बिजनेसमैन, ये जो जनाब अली करमल्ला वजू का लिखा हुआ एक ख़त है मालिक बिन अश्तर के नाम, उसमें ये नुक्ता इसकी तरफ इशारा किया गया है। हज़रत उमर भी ये एहतमाम करते थे कि भाई बिजनेसमैन पे थोड़ा सा प्रेशर रहे और वो इतनी आज़ादी ना हो, हुकूमत ख़ुद कोई चीज़ ख़रीद ले या कुछ पाबंदियाँ लगा दे, ये टैक्स का निज़ाम इस तरह बनाए। उस वक्त तो खैर 10% टैक्स होता था, बहुत ज़्यादा टैक्स था। ये जो लोग कहते हैं ना, बाद लोग फ़लसफ़ा झाड़ते हैं कि ज़कात के सिवा कोई टैक्स नहीं था, सेल परचेज पे 10% टैक्स था टोटल प्राइस पे। अच्छा, अब हालत ये है कि लॉन्ग मार्च तो हो नहीं सका कोई, और अब भी नहीं होगा। मतलब मौसर ये अभी लाड़काना में और उधर वो हो रहे थे ना किसान ट्राली, वो बिलावल लेके निकले, तो क्या कुछ भी नहीं है भाई। जब इतना थोड़ा अरसा रह जाए तो कैसे एजिटेशन हो सकता है? सस्टेन्ड एजिटेशन से जाता है। बाकी उन्होंने सभी को मैसेज दे दिया है, ठीक है जी, देखिए डिलीवर नहीं कर सके इमरान खान साहब, और उनके ये जहन में बैठा हुआ सदारती निज़ाम हो जाएगा। अव्वल तो सदारती निज़ाम हो सकता ही नहीं है, इन हालात में कैसे हो सकता है भाई? जब आप प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं कर सकते, आप टीम ठीक नहीं बना सकते, आप सदर बनेंगे तो उस्मान बुज़दार या उस्मान बुज़दार जैसा कोई शख्स वज़ीर। वैसे आपको बता दूं, चारों सूबों में डिक्लेयर्ड हो गया कि उस्मान बुज़दार सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उस मुल्क पे खुदा रहम करे जिसमें उस्मान बुज़दार दूसरों से बेहतर समझे जाए। जो आदमी एक प्राइमरी स्कूल का अच्छा टीचर भी नहीं हो सकता, वो हमारा वज़ीर आला। मतलब बाकियों फिर इसका मतलब ये है, वो बजिंजो का तो आते ही 2 बजे दफ्तर है, ठीक है। मैं कितनी दफ़ा कहा है, उसकी कोई तरदीद तो नहीं की किसी ने जी। मुराद अली शाह साहब का एक ही काम है, हिस्सा रसीदी निकालना जरदारी साहब के लिए, और महमूद जो है वो भी बुज़दार है। मतलब लैक ऑफ डिसीजन में महमूद साहब का कोई सानी नहीं है। महमूद सही है, ठीक है। हारून साहब, मरियम साहबा ये कह रही हैं कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि आप बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे, ताकतवर हैं आप, तो आप कोई नवाज शरीफ नहीं है जिसके पीछे अवाम खड़ी होगी। ये मरियम साहबा ने कहा, आप कोई नवाज शरीफ ना बनने की कोशिश करें, आपके पीछे अवाम नहीं खड़ी। नवाज शरीफ का दे दो मैं उनकी साहबजादी कह रही, मैं नहीं, साहबजादी की गवाही क्या गवाही होती है? वो हजरत अली अपना मुकदमा लेके गए, उनकी ज़रा उन्होंने देख ली एक आदमी के पास से, यहूदी था वो जी, वो लेके गया मुकदमा। उन्होंने कहा जनाबे वाला गवाह है ये। उन्होंने कहा ये हसन ने देखी है, ये मालिक ने देखी, जो उनका गुलाम था। अच्छा। उन्होंने कहा ना बेटे की गवाही काबिल कबूल है, ना गुलाम की गवाही काबिल कबूल है। यहूदी के हक में फैसला दे दिया अदालत ने। वो औलाद की भी कोई गवाही होती है? इसकी गवाही की क्या हैसियत है भाई? जो सर्वे हुआ उसमें 1% का तो फर्क है, चलो 2-4% का फर्क हो, तो 2 से 3-4% मैनिपुलेट करना हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। मतलब ये महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कोरोना में हर रोज 1000 का इजाफा हो रहा है। 1000 से शुरू हुआ था, ये 0 कितने % पे चला गया था, अब बढ़ रहा है। सही है। तो कोरोना की वजह से मुश्किलात हैं, दुनिया भर में महंगाई है, लेकिन ये है कि इकानमी में बहुत चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। कोई 8.9% है इंडस्ट्री में एज ए होल। बस मजदूरों के नहीं पैसे मिल रहे हैं, वो सनतकार पैसे कमा रहा है। सर्विसेज में 8.9% तो सर्विसेज में है, शायद 9% इंडस्ट्री में है। ये तो कह रहे हुकूमत तो कह रही है ज़्यादा है,
लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक और दावा भी किया 3.3% एग्रीकल्चर में है, जो मेरा ख्याल है ठीक एस्टिमेट नहीं हुआ, इसलिए कि गन्ने की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और गन्ने की बाज़ काश्तकारों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं 70,000 रुपये फी एकड़ जायद मुनाफा, जायद यानी पहले जो था उस पर। अच्छा हाँ, गन्ने तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गई प्राइस और नकद मिलने लगी। ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब ने एक और दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर मैं 8,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करूंगा। 8,000 अरब रुपए का 10,000 अरब रुपये टैक्स इकट्ठा हो सकता है, लेकिन मैं करूंगा ये, बस ये बात गलत है। मैं करूंगा, FBR करेगा। FBR की तश्कील न हो चाहिए, 100 आदमी आप ट्रेंड कर दें, 100 यानी इसी सिविल सर्विस में से आप उसमें अफवाज का कोटा होता है 10%, 10 आदमी फौज से ले लें, 90% इसी सिविल सर्विस में मार्क करें, 100 आदमी ट्रेंड करते हैं। 6 मेंबर चाहिए होते हैं, 1 चेयरमैन चाहिए होता है, बेहतरीन टीम बन सकती है। ठीक है, मैं आपको कई वाक़यात बता चुका हूँ, मुतअद्दिद मौक़े पे कैसे टैक्स में 10 गुना तक इजाफा हुआ, 10 गुना तक, 3 गुना तो कई जगह हुआ, आज़ाद कश्मीर में और सुस्त के बॉर्डर पे हुआ और चमन में हुआ। जो बात इमरान खान साहब नहीं समझ रहे वो ये है, जो किसी ने भी नहीं समझी, कोई समझना चाहता ही नहीं है। बात चीज़ें हैं, विलिंगनेस नहीं, अंदर आमादगी नहीं होती दिल के अंदर। पुलिस ठीक होती, ये कह रहे हैं ना कि मैं अगर छोड़ दूंगा तो गद्दारी करूंगा, एहतसाब अगर छोड़ दूंगा। अगर पुलिस इस काबिल होती, FIA की रीऑर्गेनाइजेशन होती, पुलिस की होती, नैब की होती। आइंस्टाइन ने कहा था अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए कि दुनिया तबाह होने वाली है, तो हमारे पास 1 घंटा इसे बचा लो। फर्ज एक मफरूज़ा है, वही मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि बाद मफरूज़े कायम किए जाते हैं नुक्ता वाज़े करने के लिए। तो उसने कहा 55 मिनट में प्लानिंग करूंगा कि कैसे बचाना है दुनिया को, 5 मिनट में अपना फैसला इंप्लीमेंट करूंगा। ठीक, यानी अगर 60 दिन दिए जाए तो 55 दिन प्लानिंग करूंगा और 5 दिन में इंप्लीमेंट करूंगा। चीजों को फिक्स करना होता है। आपके पास जो हथियार, अगर वही कुंद है, 2500 अरब रुपए फंसे हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान के, 2500 अरब, 40% से ज्यादा आपके बजट का। 15-16 बिलियन डॉलर बनते हैं ना, या 17 बिलियन डॉलर बनते हैं ना। यू इमेजिन इट, इतनी बड़ी रकम जो FBR ने वसूल करनी है और कर नहीं सकता। आप क्यों नहीं अदालती निजाम को ठीक करते? रिफॉर्म्स अच्छा, इसी अदालती निज़ाम को मैं बारहा उसका हवाला दे चुका हूँ। मेरी मौजूदगी में आई वॉज राइट देयर, पहली सफ में मैं बैठा हुआ था, PTI के कुछ लोग थे, टॉप लीडर्स थे, और नतेश कुमार ने इसकी वजाहत की थी। मैं बहुत दफ़ा लिख भी चुका हूँ, एक्सप्लेन भी कर। जजों के साथ आप इस तरह नहीं मामला करते जैसे FIA के साथ करते हैं, जैसे नैब के साथ करते हैं, जैसे पुलिस के साथ करते हैं। जजों के पास आप जाते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं चीफ जस्टिस की, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, सर हम क्या खिदमत कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस हैं, उसकी एक तकदीस होती है। बिल्कुल, सर हम क्या खिदमत कर सकते हैं। वो मुझे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, वो कहेंगे कि पहले तो जो खाली असामियाँ पूर करो ना, फिर इनकी ट्रेनिंग बेहतर की जाए, तो ये भी अपनी प्रपोजल लेके जाएंगे। जाहिर है कि वो अदालतें अपनी नेकनामी चाहेंगी, ठीक है। जजों की बेहतर तरबियत हो नीचे से लेके ऊपर तक। जब तक अदारे नहीं होंगे, आज एक वफाकी वजीर से मेरी बात। अच्छा, मैंने भी एक वफाकी वजीर का पूछना है। अच्छा, आप बताइए। ठीक है, मेरी बात हुई उससे, मैंने कहा आप मुझे एक बात बता दो, एक करप्ट आदमी कैसे डिलीवर कर सकता है? तो जवाब क्या था? उन्होंने कहा आप ठीक कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने वज़ीर-ए-आज़म से बात की है, मैंने कहा जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं हुकूमत के अंदर, नालायक जो बैठे हुए हैं, नालायक तो खैर बेशुमार ही है ना, करप्ट जो हैं वो कैसे, वो तो जो आदमी रिस्क हराम खाता है उसकी तो दुआ कबूल नहीं होती, काम बाकी उसने क्या करना है। सही है, उसकी ज़िंदगी में तो खैर और बरकत हो सकती ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुक्ता हारून साहब, इमरान खान साहब ने ये भी बात की कि लंदन भागने वाला वापस तो नहीं आएगा। हम सब दुआई कर रहे हैं कि वो वापस आ जाए, मगर कल परसों से असद उमर साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी ज़ेर गर्दिश है कि 100% फैसला
इमरान खान साहब का था कि नवाज शरीफ को जाने दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। असद उमर साहब एक और वजीर के अलावा असद उमर साहब से भी मेरी बात है। अच्छा, असद उमर साहब से मैंने खुद भी पूछा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो एक अखबार में पढ़ा, एक टीवी पे सुना, मैंने तो कहा ये असद उमर साहब ऐसी बात नहीं कर सकते। उन्होंने जो बात कही वो ये थी कि जब एंकर ने ये सवाल किया कि फैसले तो कोई और करता है, इसी रेफरेंस पे नवाज शरीफ के बाहर जाने पे, उन्होंने कहा नहीं ये इमरान खान का फैसला था, यानी काबीना का फैसला था, यानी काबीना के मशवरे से इमरान खान ने फैसला किया। मतलब ये है फैसला फौज ने नहीं किया। दिस इज व्हाट ही सेड। इसी तरह वो चौधरी सरवर वाला किस्सा है। और उन्होंने तो इंतहा कर दी गवर्नर साहब ने। और नहीं कहा उसने, ये चीज़ों को स्या को सबाक में देखना पड़ता है। वो कैसे कह सकता है? चौधरी सरवर को बच्चा है जो ऐसी बात कहेगा, उसने वजाहत भी की है। उन्होंने तो कहा कि सियासी वर्कर की हैसियत से मैंने तो ये बात की थी कि मेरी नहीं, मतलब ये मैं कहता हूँ कि जी हम फैसला करेंगे, अगली इलेक्शन जब कैंपेन चलेगी तो हम फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। अच्छा। हमारी जजमेंट सही होगी। तो इससे मुराद होगा मीडिया। हमसे मुराद ये नहीं है कि मुकाबल प्रोग्राम में जो दो आदमी बैठे हुए हैं तो वो फैसला करें, मीडिया मुराद होगा। उस स्याको से पता है कि हम जब रिपोर्टिंग करते थे तो इस बात को मलूज रखते थे जलसों की, क्योंकि जब आदमी बोल रहा होता है तो बाद औकात कुछ लफ्ज़ अंडरस्टूड होते हैं, वो नहीं बोलता, फिक्र अधूरा छोड़ देता है। उसका सही जो वो कहना चाहता है वो लिखा जाए। अब एक फैशन चला है पिछले 15, 20, 25 साल से कि सनसनी पैदा की जाए और उसमें बड़े बड़े अदारे बह गए हैं। मुझे हैरत होती है भाई, आप ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, सनसनी पैदा करेंगे तो एक दिन के लिए, अगले दिन वो क्लियर हो जाएगी। चौधरी ना सरवर ये बात कह सकते हैं, ना असद उमर की ये मुराद है, ये बात काबिल फहम नहीं है। ठीक है। राना जवाद, अहमद जवाद, माजरत के साथ, अहमद जवाद उनकी पार्टी रुकनीत ख़त्म की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसकी क्या वजह है? आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो आप कर रहे हैं। देखिए वो उनका लहजा नहायत तल्ख है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया तो मैं उसको ब्लॉक करने लगा था, फिर मैं देखिए तो अहमद जवाद है, फिर मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया। उसमें एक इतना बुरा लफ्ज़ लिखा होता है, डैश छोड़ा, डैश बाद होगा छोड़ा जाता है लेकिन उससे लफ्ज़ वाज़ेह हो जाता जी। तो वो लगता है कि ज़ाती तलखी है। बहुत इतराज़ात उनके दुरुस्त भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको आउट ऑफ प्रपोर्शन ब्लो अप किया जा रहा है। वो उनके लहजे में बहुत तलखी है जिससे लगता है कि कोई ज़ाती बात हुई है। तो ये उन पर इंकशाफ अब हुआ 3 साल के बाद। बातें वो सही कह रहे हैं, इसमें शुबह नहीं है। अच्छा ठीक है। इंडिया के हवाले से भी मैंने हारून साहब बात करनी थी। इंडिया वाला मामला भी बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है मुसलमान ख़वातीन से भी मुताल्लिक, और इसके अलावा जो वहाँ पर कंपेन्स चलाई जा रही हैं, इंतहा पसंदी फैल रही है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। देखिए ये किस्सा शुरू होता है बाल ठाकरे से, ये आज की बात नहीं है, बल्कि एक लिहाज से 1935-36 से शुरू होता है कि जब ये आरएसएस बनी और अपना नंबर दूसरी तंजीम थी वो, या आरएसएस तो बाद में बनी है। तो ये स्पेन भी गया स्टडी करने के लिए कि मुसलमानों को वहाँ से कैसे निकाला गया, और फिर हिटलर को, आरएसएस ने तो हिटलर को अपना हीरो कहा। अच्छा अजीब बात यह है कि बाल ठाकरे जो है उसने ये मुहिम शुरू की थी कि जो मराठी हैं, जो लोकल्स हैं मुंबई और उसके इर्द गिर्द के रहने वाले, उन्हें मुलाजमतें नहीं मिलती। उन्हें मुलाजमतें क्यों नहीं मिलती थी कि यूपी सीपी के जो लोग थे वो तालीम में उनसे आगे थे। हाँ। जैसे अब है कराची में लोग हैं तो उसको तो एक कोटा सिस्टम के ज़रिए रोक दिया गया है, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, एक दिन बहुत ख़राब नतीजा निकलेगा इसका। वैसे भी कराची पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो फिर उसने कहा, सोचा कि भाई इससे तो अपना और तशद्दुद का पुरतशद्दुद मुजाहरे किए। अच्छा। मुसलमानों के ख़िलाफ़, सिखों के ख़िलाफ़, हर एक के ख़ास तौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़। और ये कहा, उस वक्त उनकी आबादी 7 करोड़ थी तो उसने कहा 14 करोड़ हो गई है, ये तो 50 करोड़ हो जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे। फिर उन्होंने उसने देखा कि भाई ये तो सिर्फ यानी ये जो सूबा है, क्या उसको कहते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो इससे सिर्फ पॉपुलैरिटी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, तो पूरे इंडिया में तो नहीं हो सकती।
फिर हिंदुत्व की उसने बात शुरू की। अच्छा, ये नजरिया तब जन्म लिया? ये बाल ठाकरे का नजरिया था। बीजेपी के साथ फिर उसका इलाक भी हो गया, फिर ख़त्म भी हो गया, फिर कांग्रेस के साथ उसने इलाक कर लिया कि इंदिरा गांधी ने बड़ा कमाल किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर दिया था। अच्छा, अब ये मोमेंटम हाथ से निकल चुका है। मैं आपको अपने बचपन का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं खोरी। आपको पता है खोरी किसको कहते हैं? नहीं, माज़रत मुझे नहीं आता। गन्ने के साथ जो छिलका होता है ना, अच्छा। एक तो गन्ना वो है ना जो आप देखते हैं साफ किया हुआ गन्ना होता है, एक बहुत पतला सा छिलका होता है, तो उसको उतार लिया जाता है और उसे जलाया जाता है। आम तौर पे वो हर गांव में एक भट्टी होती है जिसमें दाने भुने जाते हैं जी। ठीक है, चने और मकई जी। वो जो ये स्नैक वही होता था आज से 50-60 साल पहले। यही अब भी देहात में यही होता है। गुड़ भी लगाते हैं अब नहीं, उसमें अपना अभी भी ये रेडियो पे शहरों में भी है। वो हमारे सामने घर के सामने एक खाली प्लाट था, तो उसमें वो ढेर पड़ा हुआ था, उसको कोई नहीं छेड़ता। वो उनके लिए होता है, जो वो खातीन जो वो दाने भूनती हैं वो ले जाती है वहाँ से। वो घरों में नहीं इस्तेमाल होता, वो भट्टी में ही इस्तेमाल होता। अब एक दिन जो मुझे सूझी कि मैं इसको आग लगा के देखूं, थोड़ी सी बार बुझा दूंगा, आउट ऑफ कैरेसिटी, तो फिर वो इतनी बढ़ गई कि मैं भाग गया वहाँ से। अब किसी ने तो मुझे देख लिया था, बहरहाल मेरी पिटाई तो नहीं हुई, लेकिन बुरा भला मुझे बहुत कहा गया। ये जो आग होती है ना, इसको एक ख़ास वक्त तक आप रोक सकते हैं, उसके बाद नहीं रोक सकते, फिर सब जलता है। नफ़रत जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें शुरू में बड़ी कुव्वत होती है, जैसे राके एजेंट ने कराची में किया था, ठीक है, फिर वो एक दिन बड़ी तबाही आती है। अब इंडिया में मामला हाथ से निकल चुका है, अब नहीं रुक सकता, अब इसे तकसीम होना है। देखिए वो सिर्फ इंडियन नहीं, पाकिस्तानी खातिन की तस्वीरें भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ठीक है ना। क्या नाम है उसके? डूजे, हाँ डूजे समथिंग करके है कोई। अच्छा, वो डूजे तो वैसे जर्मन लफ्ज़ है। अच्छा, ऐ नहीं हो, वो जो आदमी है उसने इतराफ़ कर लिया कि मैंने गलती की थी। है जी, एक का नाम, एक केशु नाम है और दूसरे का क्या है, ऐसा ही कुछ नाम है दूसरे का। तो वो खातीन का फिर उस बड़े बड़े बेहुदा रिमार्क्स है, मैं तो नहीं दोहरा सकता। वो तस्वीर उनकी पब्लिश करते हैं और उसके बाद फिर उनके ऊपर कहते हैं इसके नंबर लगाएं और ये करें और वो करें, बस कराहत आमेज़ है बहुत। इंडिया अपनी तबाही के सफ़र पर रवाना हो चुका है, एक दिन उसे टूटना है और उसको कोई रोक नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम अपने मसाइल हल करें, और इंडियन मुसलमान जब ये रियलाइज़ कर लेंगे कि उन्हें मुत्तहिद हो जाने चाहिए, कोई मरने के लिए अपनी गर्दन पेश नहीं करता कभी दुनिया में, और को 15-20 करोड़ आदमी है तो अपनी गर्दन थोड़ी पेश करेंगे। सही बात है। चलिए इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आए तो जिस तरह से हारून साहब ने कराची के हवाले से बात की है, कराची के लोगों के मसाइल का हल क्या है, क्या नया बल्दियाती कानून का हल है या फिर जो सड़कों पर हो रहा है वो उसका हल है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। कराची के हवाले से हारून साहब बात कर रहे हैं, आपने इससे पहले बिलावल की बात की थी, मगर ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि पाक सरजमीन पार्टी और पीपल्स पार्टी ने एक मुज़ाकराती कमेटी तैयार कर ली है। अब वो बात करेगी बल्दियाती कानून और बल्दियाती मसाइल के हवाले से। हैरत की बात है, सिर्फ मुस्तफ़ा का देखिए, मेरा तासुर ये नहीं जमात इस्लामी से भी बातचीत की है, जो वो मेरा तासुर ये है कि टाइम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पोजेसिव हैं बहुत, जरदारी साहब इख्तियारात के मामले में। देखिए, वफाक ने भी हिस्सा कम कर दिया कराची का, 6.6% से 2.1% कर दिया। उन्होंने भी हिस्सा कम कर दिया। उन्होंने तकरीबन कराची को जो मिलता था ना 2007-8 में तनासुब से, यानी बजट तो उनका था 2007-8 में 87 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिले, 178। तो इस साल कितने मिले हैं? उससे 8 गुना ज़्यादा, ठीक है तकरीबन। तो वो अपना तनासुब जो है उस तनासुब से अब मिलने चाहिए कराची को 250 अरब रुपए। कितने? 240 अरब रुपए, 250 अरब रुपए कम से कम मिलने चाहिए, कम से कम। मिले हैं 37 अरब रुपए।
अब जब रोज़ाना 1200 टन कूड़ा पैदा होता हो और उसमें सिर्फ 40% 50% उठाया जाता हो और बाकी वहीं पड़ा रहे तो एक दिन कोलैप्स कर जाएगा शायद। माजरत के साथ सईद गनी साहब फरमा रहे थे कि लोगों को इससे मसला नहीं है, लोगों को इससे मसला है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए, उनको कचरे से, कचरा कुंडी से, उबलते हुए नालों से कोई मसला नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मज़ारे जो होते हैं ना, ये औलाद की गवाही कोई गवाही नहीं होती। हम सब मज़ारे सईद गनी साहब एक मज़ारे हैं ना, जरदारी साहब के, कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन थोड़ी देते हैं। कौन इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है इन पॉलिटिकल पार्टी में? जिसने सरवाइव करना वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है। बात यह है कि पेट्रोल भी मसला है, बिल्कुल ठीक है, पेट्रोल महंगा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से आधी इकॉनमी जो है वो ब्लैक है, और ब्लैक इकॉनमी के बादशाह हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब। सारे हमारे लोगों को याद नहीं है। यानी लीडर जब अपनी बाई एग्जाम्पल लीड करना होता है ना, 50% इकानमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, तो वो 8000 आप कह रही हैं तो 6000 हो गया ना, तो वो 50% जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाए, 50% अगर डॉक्यूमेंट हो जाए तो 12,000 रुपये हो सकता है। कोई टैक्स देना नहीं चाहता इस मुल्क में, टैक्स देने का कल्चर ही नहीं है, तकलीफ पहुंचती है, बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचती है। वो अल्लाह के बंदो टैक्स दोगे, अच्छा ठीक है, उसमें एक एतराज़ ये भी है कि टैक्स का मसरफ भी ठीक होना चाहिए। जब वो हुकूमत के हाथों में पहुंच जाए, सिविल सर्विस का इतना बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुलिस तो आपको ज़रूरत है, डॉक्टर तो ज़्यादा होने चाहिए, और कई चीज़ें ज़्यादा भी होनी चाहिए, तो टैक्स तो कोई देता नहीं है। और कराची जो है, देखिए सर्विसेज का जो टैक्स सिर्फ कराची सिटी से जमा होता है, सिर्फ कराची सिटी से, वो बाकी पूरे पाकिस्तान से जमा होता है। इनकम टैक्स 33% कराची से होता है। विफाकी विफाक के लिए जो टैक्स कलेक्शन होती है, विफाकी हुकूमत जो करती है, 55% कराची से होता है। और सिंध हुकूमत को जो हिस्सा मिलता है वो कराची से 95% एक फिगर है, 96% है कराची सिटी से, और आप कराची को देते कितना परसेंट है? पानी बगाए 110 अपना वो चाहिए, क्या होता है वो अपना टन, क्या क्या इसके लिए मीटर क्या इस्तेमाल होता है, तो 55 अपना पानी है, उसमें भी हाइड्रेंट पे चला जाता है। गैलन्स के हिसाब से आप बात कर रहे हैं? गैलन 110 करोड़ गैलन होना चाहिए, 55 करोड़ गैलन है। अब भाई पानी नहीं है, बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाल रहे हैं, वो लगता तबाही आ रही है। और अवाम का ही पानी है। आज से 30 साल पहले एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले 4 बिलियन टन की उस वक्त जापान मछली एक्सपोर्ट करता था। अच्छा, 4 बिलियन डॉलर की, 4 बिलियन डॉलर की। हमारा इतना बड़ा समंदर है, और अब तो ज़ाहिर है 20-30 बिलियन की कर रहा होगा, 40 बिलियन की कर रहा होगा। मैं तो 30-32 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो हम हम क्यों नहीं कर सकते? भला हम तो समंदर को आलूदा कर रहे हैं, वो इस काबिल है ही नहीं, वो मछली इस काबिल ही नहीं है कराची के आसपास जो है। और गवादर में आपने देखा है कि वो चीनी भी जहाज पहुंच गए और बाकी लोगों के जहाज पहुंच गए, सारा माफिया वहाँ पे इकट्ठा हो गया, सारा माफिया पहुंच गया, उस पर इतनी बड़ी मूवमेंट उठ कर खड़ी हो गई है। देखिए, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता और तालीम नहीं होती, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ये मुतशक्किल होता है अदारों की शक्ल में। एक बात कह कह के मैं थक गया हूँ, और अब मैं सोचता हूँ कि मैं इतनी दफ़ा इसको दोहरा चुका हूँ कि अब मुझे जर्नलिज्म ही छोड़ देना चाहिए। बात यह है कि पुलिस नहीं है, अदालत नहीं है, FBI ठीक नहीं है, सिविल सर्विसेज ठीक नहीं है, और आप चले हैं जी सदारती निज़ाम नाफज कर दो। वो बस सदारती निज़ाम ज़रूर नाफज कर दो अगर कौम मान जाए। शर्त यह है कि कौम की अक्सरियत उसको तस्लीम करे। लेकिन आप तो प्रायोरिटीज फिक्स नहीं कर सके। 2500 अरब रुपए लोगों के जुम्मे हैं, अदालतें उस पर स्टे देती हैं। सख्त एक्शन होना आप क्यों नहीं आप अपने अच्छे वकील तैयार करते
क्यों आपने तैयारी ही नहीं की? हारून साहब, ये सरकारी प्रोसिक्यूटर्स भी तो है ना, ये भी तो अपनी तैयारी नहीं करते। प्रोसिक्यूटर्स नहीं, ये क्या करते भाई? जब कोई तैयारी नहीं कर रहा तो उनको बुलाएं, देखें उसमें मसाइल क्या है। भाई एक क्लास एक शहर में 2 स्कूल होते हैं, एक स्कूल का रिजल्ट अच्छा आ रहा था, दूसरे का अच्छा नहीं आ रहा था, उसी शहर के बच्चे हैं ना। मेरे घर के सामने एक स्कूल था, एक जगह मैं रहता था इस्लामाबाद में, नवाही एक बस्ती थी, मॉडल टाउन उसे कहते थे। तो उसके मेरे घर के सामने एक स्कूल था, और जैसे सरकारी स्कूल होते वहाँ। अच्छा, एक दिन पता चला बशीर साहब एक आ गए, कोई टीचर आ गए, लोगों ने कहा वो बड़ी बेहतरी होगी, बड़ी बेहतरी। मैं क्या बेहतरी होगी, बिल्कुल मेरे घर के एग्जैक्टली सामने था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जी 4 दीवारी बनानी है, वो ढलवान में था जैसे पोठवार में होता है। हाँ जी। तो वो पानी आ जाता है तो नुकसान पहुंचता है। तो उन्होंने कहा जी जाएँ सरकारी अफसरों से मुलाकातें करिए। अगर मैं 1-2 जगह पे गया, मैंने उनसे आके कहा भाई 2000 रुपये मैं देने के लिए तैयार हूँ, बाकी सारे लोग भी दे दें तो ये दीवार बना लें। अच्छा। और वो मैं तो उम्रा करने के लिए चला गया, मैं वापस आया तो दीवार बनी हुई थी। अच्छा, वो अब हेडमास्टर साहब तब्दील हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। मैंने कहा कितना ठीक हो गया? जब भी किसी ने मुझे कहा मैंने कितना ठीक हो जाएगा, जनाब वाला इतना ठीक हुआ कि आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह वगैरह आला तरीन तालीमी इदारों में जो बच्चे पढ़ते थे वो वापस उसी स्कूल में आ गए। उसी स्कूल में लोगों ने कहा भाई हमें क्या जरूरत है 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये फीस देने की और कन्वेंस पे इतने पैसे खर्च करने की। जब तक वो रहे तो ये रिजल्ट आता रहा। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल में यानी पहली जमात की 1 रुपये फीस थी, 10वीं जमात की 10 रुपये फीस थी, ठीक है। और पाकिस्तान के टॉप 10 स्कूलों में से एक था। बेंच खराब थे, कुर्सियां जो है वो 9वीं जमात में जाकर कुर्सी। तो चलिए तालीम तो अच्छी थी ना अरुण साहब, तालीम तो अच्छी थी। नहीं, टीचर अच्छे थे ना, मॉनिटरिंग अच्छी थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा था। यहाँ पर तो तरजीहात ही नहीं है किसी भी चीज की, शायद इसी वजह से। तो आप तालीम नहीं है। आप मुझे बताएं कि सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए क्या चीज चाहिए? पैसे नहीं चाहिए। बशीर साहब के पास किधर से पैसे आ गए थे? बशीर साहब की रेपुटेशन ऐसी हो गई, अब तो वो रिटायर हुए भी नरसा हो गया होगा। उन्होंने कहा 6 कमरे बनाने हैं। वो जो तजर्बा दीवार का हो चुका था, मैंने कहा वही करें काम। मैं चौधरी शुजात से मिला, उन्होंने कहा अगर पंजाब में होता तो मैं कर देता, 1 मिनट में कर देता, मगर इस्लामाबाद का है तो वो हम कुछ नहीं कर सकते। कई लोगों से मिला नहीं हुआ। मैंने कहा वही करें, फंड रेजिंग करें। 1 करोड़ 20 लाख रुपए के 6 क्लासरूम बना दिए गए, इसलिए कि लोग इतने खुश थे उस आदमी पे। अच्छा, कि भाई इसने हमारे बच्चों का तालीमी मेयार क्या से क्या कर दिया। उसके साथ ही एक गर्ल्स कॉलेज था, ठीक, जहां पढ़ाई नाम की कोई चीज थी ही नहीं। अरुण साहब यही तो अलमिया है कि हमारे पास अच्छे मॉनिटरिंग नहीं है ना, मॉनिटरिंग नहीं, तरजीहात में शामिल नहीं है तालीम। मॉनिटरिंग नहीं, आप माफ नहीं कर। देखिए ये ट्रैफिक का क्या मसला है जी? ट्रैफिक का वजीर आजम साहब कहें और वजीर आला खारी, वजीर आला तो किसी काम का नहीं, इससे तो कोई काम कहने नहीं, इससे तो साइकिल की मरम्मत के लिए भी नहीं कहना चाहिए। तो इतना वजीर आला से साइकिल की मरम्मत तो नहीं कराई जा सकती? अच्छा, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई काम कर ही नहीं सकता ये। अच्छा, तो वो अपना वजीर आज़म साहब कहें, किसी की आईजी की ड्यूटी, आईजी ट्रैफिक से कहें, ट्रैफिक का जो भी है जो इंचार्ज सूबे का होता है, 100 उन जगहों की निशानदेही करें जहां ट्रैफिक का रश होता है। कैमरे तो लगे हुए हैं ना, वो तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसमें टॉप 10 को ठीक करें जहां ज्यादा रश होता हो, फिर बाकी 10 को ठीक करें, फिर बाकी मॉनिटरिंग करें। 6 महीने में ट्रैफिक ठीक हो जाएगी। आखिर वहां ट्रैफिक पुलिस तो मौजूद है ना। अरुण साहब किसी भी जगह पे ऐसे बशीर साहब मौजूद नहीं है जिनके हवाले से आप बात कर रहे हैं। उस पे नहीं मुनसर, ऊपर पे मुनसर होता है वो तो। बशीर इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पे फैसले नहीं होते, मॉनिटरिंग होनी चाहिए भाई। ये मैंने आपको बताया, इससे पहले बता चुका हूं कि जनरल मुशर्रफ के आखिरी ज़माने में जनरल हजरात GHQ में लेट आते थे। लेट कोई 2 घंटे 3 घंटे लेट कोई नहीं आता। जनरल तो ज़ाहिर सिविल सर्विस की तरह तो नहीं होता, मगर आध पौन घंटा लेट हो जाते थे। तो जैसे ही जनरल कैनी ने टेक ओवर किया तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो तो पूरे 8 बजे आते हैं। पता चला वो कैसे हो गया जी? जनरल कैनी साहब तो कोई सख्त आदमी नहीं है अपने कोलीग्स के मामले में, बल्कि मातहतों पर भी सख्ती नहीं करते।
पता चला जी कि 8 बजने में 5 मिनट पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दाखिल हो जाता है ऑफिस में, उसी रूल को फॉलो करके। नहीं, सभी नहीं, वो जब 8:05 पे दाखिल होता है तो बाकी तो फिर गेस है, जो चंद लोग लेट आते हैं, सारे तो लेट नहीं होते। कुछ दिन के बाद सिर्फ इतनी से उन्होंने किया कि फलां साहब को बुलाएं, कुछ दिन के बाद सब लोग 8 बजे आने लगे। बाय एग्जाम्पल लीड किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, अब सिर्फ कराची का बताएं, मसले का हल क्या है? एक आखिरी सवाल। कराची बल्दियाती इदारा, भाई आइन में तरमीम करें। अगर फेडरल लॉ जो है, जहां तक मैं कानून को समझता हूं, वो प्रिवेल करता है, फेडरल लॉ बनाएं, आइन में तरमीम करें कि कोई बल्दियाती इदारों को तहलील नहीं किया जा सकता, इनकी 5 साल की मुद्दत होगी, 30% इनका बजट होगा, वगैरह वगैरह। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, शुरू में करप्शन भी होगी, ठीक है ना, गैर जिम्मेदारी होती है, लेकिन दुनिया में कहीं जमहूरियत का तजर्बा बल्दियाती इदारों के बगैर कामयाब नहीं हो पाता। चलिए हारून साहब, एक और बड़ा हम संगीन मसला, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो नई लहर उठी है, मुल्क भर में हाई अलर्ट तो कर दिया गया, वजह क्या है? क्या वाकई सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की तब्दीली है, या आप समझते कोई और वजूहात है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की? एक वजह तो यही है, एक वजह इंडिया है, और भी हैं ममालिक जिनके नाम पता नहीं लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। लेकिन ये देखिए ना, जब तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और ये टीटीपी के लोग उनके साथ मिलकर लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि कल ये कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। आज जो मुल्क उनकी जंग लड़ रहा है सारी दुनिया में, यानी कितने पैसे भेज रहे हैं आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। नहायत खामोशी के साथ पाकिस्तान के तमाम शहरों से पैसे जमा किए जाते हैं, आटा ख़रीदा जाता है, कंबल ख़रीदे जाते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, फ़ौज भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है। एक काम है जो खामोशी से मसलसल जारी है। आए दिन कोई ना कोई साहब मुझे बताते हैं, कई लोगों से मेरा रब्ता रहता है इस सिलसिले में। जो सबसे बड़ा आपका वकील है और जो आपको भूख से बचाने की कोशिश कर रहा है, उसके बेगुनाह शहरी कत्ल किए जा रहे हैं, और वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि उन पे, इसलिए कि उनका इमाम भी भाई है तो उनका इमाम भी भाई है। मोर ओवर अफगानों का एक मिजाज बन गया है कि प्रेशर डाले रखना है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अब तालिबान, बहुत बड़ी तारीखी गलती कर रहे हैं। यानी उनको कोई तरीके से उनको समझाएं, बुलाएं और उनको कहें कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर पाकिस्तान में सब करें। देखिए 17 जनवरी को वहाँ हुआ इस्लामाबाद में, उसमें एक आदमी शहीद हुआ था, 2 जख्मी हुए थे, पुलिस के ऊपर हुआ। 21 जनवरी को अनारकली में हुआ, इसमें कितने शहीद हुए? 3 शहीद हुए। वो देखे ना, जुमे की वजह से रश नहीं था, वैसे उनकी कुव्वत कम हुई है। यानी आपको याद है वो दिन कि जब हफ्ते में 3 से 5 बड़े धमाके होते थे, 100 किलो तक बारूद इस्तेमाल होता था, इसमें 1.5 किलो इस्तेमाल हुआ है। अफरादी कुव्वत भी उनकी कम हो गई है। अब वो हैं कहाँ पे? अब हम निशानदेही करके बता सकते हैं कि वो कहाँ पे हैं। वो बलूचिस्तान के कुछ इलाके में हैं, फाटा में हैं, और रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में कुछ स्लीपर सेल्स हैं जी। अच्छा। अब क्या क्या चीज़ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है? देखिए मुज़ाकरात तो हुए ही नहीं, पता चला मुज़ाकरात तो पाकिस्तानी हुकूमत ने किए ही नहीं है। मुज़ाकरात तो किए अपना तालिबान ने, अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात किए, डायरेक्ट तो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। इमरान खान साहब ने टीआरटी को इंटरव्यू में कहा कि हमारा एक डेलीगेशन है जो उनसे बातचीत कर रहा है। हमारा डेलीगेशन उनसे बात कर रहा था ना, काबिल इंतज़ामिया से, या हुकूमत कहें या इंतज़ामिया से। अच्छा, ठीक है ना, वो कर रहे थे बात। वो जंगबंदी ख़त्म हो गई, DGI-SPR ने कह दिया और शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, वाज़े कर दिया उन्होंने बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ISI के दफातर पे हमले हो रहे थे, GHQ पे हमला हुआ था, कराची में 1 अरब रुपए का तैयारा जो है, 1 अरब का नहीं, $1 बिलियन का उन्होंने तबाह कर दिया था। जब मतलब हफ्ते में 3-4 बड़े धमाके होते थे, दाता दरबार और जनाब अब्दुल्ला गाजी के मज़ार पे कोई चीज़ महफूज नहीं थी। ISI का लाहौर का ऑफिस, ये
उस पर काबू पा लिया गया था ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर क्यों नहीं पाया जा सकता? कोई मतलब ये पोजीशन ऑफ वीकनेस से कभी मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। इनके आदमियों को पकड़ें, इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक करें, बेहतर बनाएं। ISI का चीफ है, कब एक ऐसा आदमी है जो प्रोफेशनल सोल्जर है और मनसूबाबंदी की सलाहियत रखता है, और MI भी बड़ा सुना है आजकल मुतहर्रिक है, तो उनका सारी सिंक्रोनाइजेशन करें। देखिए मैं आपको एक वाक़या बताऊं, यहाँ एक कूलर में बम रख के मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त को आदमी चला गया। ये बात है, अल्लाह आपका भला करे, 1990 या 91 की। अच्छा, वो पुलिस ने ट्रेस कर लिया उसको। पुलिस ने पंजाब पुलिस को कहीं से इत्तला मिल गई ना, मुखबरी हो गई ना। अच्छा, सियालकोट से वो आदमी आया था। आई वेंट टू इस्लामाबाद और मैं हैरत ज़दा रह गया। मेरी IB के चीफ से मुलाकात हुई, उसे पता नहीं था, और मेरा गुमान यह है कि ISI को भी पता नहीं था। तो मैंने उस वक्त बहुत शोर मचाया कि कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन क्यों नहीं है हायर लेवल पे, और इसका नोटिस लिया गया। क्योंकि बात ऐसी थी कि फ़ौरन इस पे लोगों ने कहा कि बात तो ये ठीक कर रहा है, और मैं मिला भी कुछ लोगों से, क्योंकि टेररिज्म का मसला था। तो ये कहता एक ऐसी चीज़ थी। इंटेलिजेंस बेहतर बनाए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की सलाहियत लामहदूद है। ठीक है। ISI एक ज़माने में दुनिया की नंबर 1 एजेंसी करार दी जाती थी। हुकूमतों की तब्दीली से उस पर असर पड़ा है, इसके ऊपर तवज्जो देने की लेकिन ज़रूरत उस पर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाया जाए। ठीक। और अब भी इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन हुए वो कामयाब रहे। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यमन की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। यमन की सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हारून साहब एक और सूरत हाल नवाज शरीफ साहब ने अभी ताज़ा तरीन ट्वीट किया है कि दरियाए नीलम पर पानी पीते तेंदुए की जालिमाना और बेरहमाना कत्ल की खबर सुनकर शदीद दुख हुआ। काश के इतने ही दुख उन्हें कश्मीरी और भारतीय मुसलमानों के कत्ल पर भी होता। आगे चले। ठीक है, यमन की सूरत हाल हारून साहब। यमन में देखिए ना, 7 साल से जंग जारी है, 1.25 लाख आदमी मर चुके हैं। यमन एक बहुत तारीख़ यमन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी है। दुनिया का सबसे पहला बंद वहाँ बना था। मलका सबा का तख्त वहाँ से जनाब सुलेमान इस्लाम के दरबार में ले जाया गया था। महदुल उरूबा है, अरबों का आगाज़ यमन से होता है। यमन से माइग्रेट करके ये बाकी सरजमीन में पहले। अच्छा, ये सदर जो मंसूर हादी हैं वो तो भाग गए, 2015 में कब्जा कर लिया, हौसी बागियों ने कब्जा कर लिया उस पर। इंटरेस्टिंगली वो जैदी शिया हैं और वो सिर्फ 35% है। अच्छा, अब सऊदी अरब इत्तेहाद ने बमबारी की है जेल पे, हिरासती मरकज जिसको कहते हैं, जेल ही कहें सादा अल्फाज में, 82 आदमी मार डाले। अच्छा, 1.25 लाख आदमी पहले मर चुका है। एक बहुत ही तबाहकुन सूरत हाल है, वैसी जैसी अफगानिस्तान में है। लाखों आदमियों के मर जाने का खतरा है। और अफसोस है कि ये प्रॉक्सी वार है ईरान की और सऊदी अरब की। ईरानी जो है वो उसको हौसी कबाइल को जो है सपोर्ट करते हैं, और सऊदी जो है वो सदर। तनकीद का एलिमेंट हारून साहब ये भी है कि दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है ना, आलम इस्लाम खुद खामोश है, दुनिया भी खामोश है। अमेरिका ने तो वैसे डिटैच कर लिया खुद को। बड़ी अलमनाक सूरत है। ठीक है, एक आखिरी मिनट है मेरे पास हारून साहब, यमन के बारे में। अब उन्होंने देखिए ना वहाँ पे अमारात पे हमला किया है। जी, दो इंडियन इत्तफाक से, ये ज़्यादातर तो गैर मुल्की हैं वहाँ पे, और एक पाकिस्तानी मारा गया। तो वो अगर ऐसे चंद हमले हो गए तो दुबई तो ये अमारात की तो हमेशा तबाह हो जाएगी, मुस्तकबिल उनका मखदूश हो जाएगा। इसलिए कि वो दुनिया भर से का सरमाया वहाँ लगा हुआ है, तो वो लोग भागने। ठीक है, चलिए खत्म हो गया। साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।